हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 11 अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 11 पर आधारित विविध प्रश्नावली करेंगे ना। प्रश्नावली 11 का विविध प्रश्नावली। चलो देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। उन रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात इतना और इतना है। एक रेखा ही है, इस रेखा का दिक् अनुपात आपको दिया है कितना, ए कामा बी कामा सी। और एक दूसरी रेखा है, इसका दिक् अनुपात कितना दिया है, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी। मान लेते हैं इनके बीच कोण कितना है, थीटा। ये L1 लाइन है और ये जो लाइन है इसको क्या बोल देते हैं, L2। तो दोनों रेखा के बीच आपको क्या पूछा है, इन रेखा के बीच कोण। तो आपको ख्याल होगा, यदि एक रेखा का दिक् अनुपात A1 B1 C1 होता है और दूसरी रेखा का दिक् अनुपात A2 B2 C2 होता है और इनके बीच अगर कोण थीटा हो तो आप cos थीटा बराबर क्या फार्मूला जानते हो, A1 A2। अरे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो लेते हो ना, तो आप डॉट प्रोडक्ट लोगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपान मॉड ऑफ, पहले लिख दो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर अंडर रूट A2 स्क्वेयर B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा बराबर, सीधा बताओ, ये आपका A1 B1 C1 का काम करेगा, ये आपका A2 B2 C2 का काम करेगा। तो A1 A2 यानी A इंटू बी माइनस सी प्लस B1 B2 यानी B इंटू सी माइनस ए प्लस C1 C2 यानी C इंटू ए माइनस बी अपान रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और रूट में A1 स्क्वेयर मतलब A2 B2 इन सब का स्क्वेयर यानी बी माइनस सी का स्क्वेयर, ये बी माइनस सी है, प्लस सी माइनस ए का स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का स्क्वेयर। हाँ बोल सकते थे, अंतर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या हुआ, cos थीटा बराबर, देखो क्या ये ए बी माइनस ए सी हुआ, ये बी सी माइनस ए बी हुआ, ये ए सी माइनस सी बी हुआ। कैंसिल हो रहा है क्या, प्लस ए बी माइनस ए बी से, माइनस ए सी प्लस ए सी से, प्लस बी सी माइनस बी सी से। तो जब नीचे कुछ भी रहे, क्योंकि ऊपर तो जीरो आ गया, जीरो में किसी भी नंबर का भाग दोगे जीरो ही आएगा, तो हम नीचे कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, बस वैसे लिख देंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर रूट ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से आपको क्या मिला, cos थीटा बराबर जीरो है ना, जीरो पर टिक कुछ भी करोगे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, थीटा बराबर 90। cos 90 का ही तो वैल्यू जीरो होता है, आपको थीटा ही तो पूछा था ना, थीटा 90 बोलो या पाई बाई 2 बोलो, एक ही बात है। यानी दोनों रेखा एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। ठीक है, तो आपको आप केवल एक लाइन यहां पर ऊपर लिख देना, दिया है पहली रेखा का दिक् अनुपात, पहली रेखा के दिक् अनुपात को A1 B1 C1 से दर्शाएंगे। ये कितना दिया है, A B C, तथा इसी प्रकार आप दूसरी रेखा के लिए लिख लेते हैं ना, दूसरी रेखा के लिए दूसरी रेखा का दिक् अनुपात A2 B2 C2 बराबर इतना इतना इतना। माना इन रेखाओं के बीच कोण कितना है, माना इन रेखाओं के बीच कोण थीटा, बस उसके बाद आप ये कॉपी कर लेना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, x अक्ष के समांतर तथा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान से देख, अब हमको, क्योंकि आपको पता है कि मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो हमको एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो मूल बिंदु से होके जाए। मूल बिंदु यानी 0, 0, मूल बिंदु से होके जा रहा है और किसके समांतर है, x अक्ष के। अब बता, मूल बिंदु से होके जा रहा है और x अक्ष के समांतर है, यानी यही तो रेखा होगा।
रेखा एक्स अक्ष के समांतर ये भी है, एक्स अक्ष के समांतर ये भी है, एक्स अक्ष समांतर ये भी है, लेकिन ये सब मूल बिंदु से क्यों नहीं जा रहा है? मूल बिंदु से भी होके जाना है, एक्स अक्ष के समांतर होगा, यानी ये आपका जो एक्स अक्ष ही होगा वही हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो हमको इसका समीकरण चाहिए। किसी भी रेखा का समीकरण आप लिखने के लिए ख्याल है ना, रेखा का समीकरण चूंकि वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, ये तो होता है रेखा का समीकरण। जहां वेक्टर ए क्या होता है, वो जिस बिंदु से होके जा रहा है उस बिंदु का स्थिति सदिश, वह रेखा जिस बिंदु से होके जा रहा है, यानी रेखा पर स्थित बिंदु की स्थिति सदिश, सीधा ऐसे बोल सकते हो। और वेक्टर बी क्या होता है, वह रेखा जिसके समांतर होता है। तो अब हमको यह रेखा किस बिंदु से होके जा रहा है ये तो पता है, यानी वेक्टर ए, वेक्टर ए यही होता है ना, रेखा जिस बिंदु से होके जाता है उस बिंदु की स्थिति सदिश। तो चूंकि जो रेखा है यह मूल बिंदु से होके जाती है, तो इसकी स्थिति सदिश कितनी हो जाएगी, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो हम लिख देंगे क्या, चूंकि यह दिया है रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। आप इसको समीकरण 1 मान लेना और ऊपर लिख देना रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण ये होता है ना, इसको समीकरण 1 मानो, वेक्टर ए का वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर बी का वैल्यू लाके रख देंगे। ठीक, तो वेक्टर ए बराबर इतना हुआ। और आपको ये बोला कि यह जो रेखा एक्स अक्ष के समांतर, ये भी दिया है क्या कि रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो अगर रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो वेक्टर बी बता सकते हो क्या, आई कैप होगा। वेक्टर बी क्या होता है, उस रेखा के समांतर दिशा में सदिश। तो अगर रेखा एक्स अक्ष के समांतर तो एक्स अक्ष के दिशा में सदिश आई कैप होता है। अरे वाई एक्स अक्ष की दिशा में आई कैप लेते हो, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप लेते हो, जेड अक्ष की दिशा में के कैप लेते हो, यूनिट वेक्टर ना। तो आपको एक्स अक्ष की दिशा में एक सदिश चाहिए, तो हमको एक्स अक्ष की दिशा में मात्रक सदिश पता है आई कैप होगा। आप 2 आई कैप भी ले सकते हो, 3 आई कैप भी कुछ भी ले सकते हो, तो हम क्या ले लेते हैं, आई कैप। तो आई कैप एक्स अक्ष की ही तो दिशा में, अगर एक्स अक्ष की दिशा में यानी एक्स के समांतर है एक्स अक्ष की। तो बस समीकरण 1 से वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए यानी 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और वेक्टर बी का वैल्यू कितना है, आई कैप। और लिखना आप ऐसे भी लिख सकते हो 0 के कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये तो फिर 0 को जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा आई कैप। तो इतना बोल सकते हैं। अरे ये तो 0 जोड़ोगे आई कैप में आई कैप जोड़ोगे तो वही आई कैप ही रह जाएगा। आपको लिखना है, आप वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप इसी रूप में लिख सकते हो। अगर कार्तीय रूप में जाना है तो हम यहाँ से और आगे ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन आप वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप यहीं तक रुक के छोड़ो। लेकिन हम कार्तीय रूप में भी लिखना चाहते हैं, कैसे, वेक्टर आर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, ये लैम्डा आई कैप प्लस 0 जे कैप, क्योंकि लैम्डा का जब गुणा करोगे जे कैप 0 जे कैप बचेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 0 के कैप। तो कितना हुआ, वेक्टर आर बराबर इतना, और ये लैम्डा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। हमें पता है क्या, आई कैप का गुणांक आई कैप गुणांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर आई कैप गुणांक कितना है, एक्स, और इधर क्या है, एक्स बराबर लैम्डा। यहाँ से क्या मिलेगा, वाई बराबर 0, और यहाँ से क्या मिलेगा, जेड बराबर 0। अच्छा, क्या हम इसको अपने मन से 0 लैम्डा भी लिख सकते हैं। अरे लैम्डा का गुणा कर दोगे तो 0 ही रह जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स बराबर लैम्डा तो है ही, क्या हम यहाँ पर ऐसे लिख दे वाई बटे 0 बराबर लैम्डा, और यहाँ से हम लिख दे जेड बटे 0 बराबर लैम्डा। तो लैम्डा का मान अगर करोगे तो एक्स बटे कुछ नहीं तो अपने मन से बटे 1 कर सकते हो, वाई बटे 0 जेड बटे 0। यह भी रेखा का समीकरण है, लेकिन किस रूप में, कार्तीय रूप में। और ये किस रूप में है, सदिश। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, यदि रेखाएं x - 1 अपान -3 इक्वल टू y - 2 अपान 2 के इक्वल टू z - 3 अपान 2 और x - 1 अपान 3 के इक्वल टू y - 1 अपान 1 इक्वल टू z - 6 अपान -5, ये दोनों क्या है, परस्पर लंबो, यानी दिया है क्या, रेखाएं, ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है।
तो ये दोनों रेखाएं बोलेंगे ना, ये दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंब। फिर हमको क्या पूछा है, के का वैल्यू। अब बताओ, दो रेखा अगर लंब होगा तो इनके बीच कोण कितना होगा, 0। अब आपको पता है कि cos थीटा बराबर, ये तो फार्मूला पता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस इतना और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। लेकिन जब दोनों रेखा लंब होते हैं तो थीटा बराबर और cos 90 का वैल्यू। अब बताओ, ये इधर आके 0 ही हो जाएगा, यानी आपको पता है कि जब दो रेखाएं लंब होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये कितने बराबर होता है, 0 के। ये कंडीशन पता है ना, तो हम लिखेंगे क्या कि चूंकि हम जानते हैं, सीधा लिखो, हम जानते हैं कि दो रेखाएं लंब होती हैं, यदि ऐसे हम जानते हैं कि यदि दो रेखाएं लंब होती हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पहले a1 a2 b1 b2 ये सब बताओ कि कितना होगा। तो बताओ, इन समीकरण को देख के आप बता सकते हो यहां a1 बराबर कितना है। देखो यहां पर जो होता है कि ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या होती हैं, ये a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2, क्योंकि दो रेखाओं के बीच का कोण यानी वो जिसके समांतर है उनके बीच का कोण। तो समांतर वाला टर्म तो नीचे वाला बताता है ना, ये नीचे वाला बताता है समांतर। तो ये पहली रेखा का दिक् अनुपात हुआ और ये दूसरी रेखा का दिक् अनुपात हुआ। तो a1 b1 c1 ये क्या है, पहली रेखा जिसके समांतर है, यानी पहली रेखा के समांतर सदिश का दिक् अनुपात। a1 b1 c1 क्या है, पहली रेखा के समांतर सदिश का दिक्। याद रखो, एक रेखा ये L1 बोलते हो और दूसरी रेखा को L2 बोलते हो। तो ये रेखा किसी के समांतर हो तो इसको आप B1 वेक्टर बोलते हो, ये जिसके समांतर हो आप उसे B2 वेक्टर बोलते हो। तो इस वेक्टर का अगर दिक् अनुपात A1 I कैप मतलब A1 B1 C1 हो तो आप वेक्टर B1 को ऐसे ही तो लिखते हो ना, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। और वेक्टर B2 को कैसे लिखते हो, A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। यानी A1 B1 C1 क्या होती है, वेक्टर B1 का दिक् अनुपात। और वेक्टर B1 क्या है, पहली रेखा के समांतर सदिश। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि A1 B1 C1 क्या है, पहली रेखा के समांतर सदिश का दिक् अनुपात। A2 B2 C2 क्या है, दूसरी रेखा के समांतर सदिश का दिक् अनुपात। ठीक है ना, तो ये समांतर सदिश का दिक् अनुपात ये बताता है, ये समांतर सदिश का दिक् अनुपात। ये क्या है, इतना पूरा क्या है, ये एक रेखा का समीकरण है। ये एक रेखा का समीकरण, कैसी रेखा का समीकरण है, जो 1,2,3 से होके जाती है। ये तो ऊपर x माइनस वाई माइनस जेड माइनस के बाद जो होता है वो ये बताता है कि वो किस बिंदु से होके जा रही है, और जो नीचे बटे हुए करके लिखा होता है वो बताता है कि वो जिस वेक्टर के समांतर उस वेक्टर का दिक् अनुपात क्या है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो a1 का वैल्यू कितना हुआ -3, b1 का वैल्यू कितना हुआ 2k, c1 का वैल्यू कितना हुआ 2। फिर वैसे a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3k, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -। तो अब बस ये वैल्यूज ले जाके आप समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 से क्या बोल सकते हो, a1 का वैल्यू कितना है -3, a2 का वैल्यू कितना है 3k, प्लस b1 का वैल्यू कितना है 2k और b2 का वैल्यू कितना है 1, c1 का वैल्यू कितना है 2 और c2 का वैल्यू कितना है -5 और ये बराबर कितना होगा 0। तो -9k प्लस 2k -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिला -7k इक्वल टू 10। तो k बराबर कितना मिला -10/7। ठीक है, तो अगर k का ये मान रखा जाए तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के आ जाएंगी, लंब हो जाएंगी। लंब बोला है, समांतर नहीं। ठीक है, तो आपको ये कॉपी करना समझ में आया ना, ठीक है। तो आप कॉपी करो, फिर हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो देखो सिलेबस में तो पहली बात तो ऐसे सब कुछ काट दिया है, एक रेखा ही बचा है। तो उस रेखा के बारे में तो सब कुछ याद रखो। वह ये कार्तीय रूप में लिखा रहता है तो ये क्या बता रहा है और ये नीचे वाला क्या बता रहा है, एक दो ही चीज है। ये जो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस करके बताता है वो बताता है कि वह रेखा किस बिंदु से होके जा रही है, उस बिंदु का निर्देशांक बता दे।
और या इसे बोल सकते हो उस बिंदु की स्थिति सदिश का दिक् अनुपात बताता है, और जो नीचे लिखा रहता है वो समांतर जिसके होता है उसका दिक् अनुपात बताता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है रेखाएं वेक्टर आर बराबर 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर आर बराबर -4i कैप माइनस k कैप प्लस कुछ नहीं दिया तो 0k कैप लिख सकते हो ना, प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्या है, दी गई रेखाओं का समीकरण निम्न है, ऐसे लिख सकते हो। पहले दी गई रेखाएं निम्न है, यही दो रेखा है, इनके बीच की दूरी बताना है। तो सबसे पहले क्या करें, दूरी का फार्मूला आपको पता ही है, दूरी का फार्मूला पता है ना, दो वेक्टर के बीच की दूरी वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपान माडा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a1 a2 b1 b2, ये चार चीज चाहिए। तो पहले आप इनसे, तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर a1 बराबर बताओ, ये तो है वेक्टर a1, ये आपका है वेक्टर a2, ये आपका है वेक्टर b1 और ये आपका है वेक्टर b2, पता है ना ये। ठीक है, तो बताओ वेक्टर a1 कितना हो जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर a2 कितना है -4i कैप माइनस k कैप प्लस 0, सॉरी यहाँ पर j कैप दिया है k कैप दिया है, माइनस k कैप दिया है ना, तो अगर यहाँ पर माइनस k कैप दिया है तो j वाला नहीं दिया, तो j वाले को आप क्या लिखोगे, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। तो कितना आ जाएगा 0 j कैप, फिर b1 और b2 बताओ, हाँ यहाँ पर माइनस k कैप होगा, ठीक है। फिर वेक्टर b1 बराबर कितना हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर b2 बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो सबसे पहले हम a2 माइनस a1 निकाल ले, बताओ दिस इंप्लाइज दैट, या यहाँ a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कितना हो जाएगा, a2 में से 1 घटाना है, -4 माइनस 6 करोगे -10 i कैप, 0 में से -2 करोगे -2 j कैप, और -1 -2 करोगे -3 k कैप। ठीक, अब आप वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालना पड़ेगा, तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालने के लिए क्या करोगे, i कैप j कैप k कैप, वेक्टर b1 का गुणांक 1 -2 +2 3 -2 -2, ठीक है। तो i कैप ये छूटा, ये तो माइनस 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 प्लस ना 4, माइनस 2 दूनी 4 और माइनस माइनस फिर से प्लस, माइनस j कैप ये छूटेगा ये छूटेगा, -2 -3 दूनी 6 प्लस k कैप ये छूटा -2 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है ना, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा, हाँ सीधा पर डायरेक्ट करो, 4 4 8 i कैप -8 ना और प्लस, तो +8 j कैप, और +6 -2 करोगे तो +4 k कैप। ये आपको क्या मिला, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अभी में इसका माड भी निकालना है आगे चल के, तो हम इसी समय इसका माड भी निकाल दे रहे हैं। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कितना हो जाएगा, √8 का स्क्वायर, और एक काम करो थोड़ा आप सरल कर दो यहीं से, ध्यान से, एक 4 कॉमन ले सकते हो क्या, जब 4 कॉमन लोगे तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो कितना हो जाएगा, √4 का वर्ग फिर 2 का वर्ग, सीधा लिखिए 4, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 4 का वर्ग अंडर रूट के अंदर है तो केवल 4 बाहर आ जाएगा, 4 4 8 1 9 का 3, तो यानी 4 3 12। तो बस ये सब वैल्यूज ले जाके इसमें रख दो। तो आप चूंकि रेखा के बीच, रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी d बराबर, यही फार्मूला होता है ना, माडा वेक्टर a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, आप फार्मूला एक बार लिखोगे ना, बटे
माडा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ठीक है, अब आप सब कुछ ऑलरेडी निकाल चुके हो, बस वैल्यू लाके इसमें रखना है। a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना है? वेक्टर a2 माइनस a1 -10 i कैप -2 j कैप -3 k कैप डॉट वेक्टर b1 क्रॉस b2 कितना आया? 8। आप ये वाला लिखना ना, कॉमन वाला मत लिखना, ये तो कॉमन वाला मार निकालने के लिए। 8 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 ठीक है। अगर ये लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको 4 वहां पर भी कॉमन करके रखना पड़ेगा। अपान इनका मार निकालो, कितना आया है? 12। तो d बराबर कितना आया? अब देखो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए आई कैप का गुणा आई कैप में करते हो तो 10 8 80, फिर माइनस 8 दूनी 16 और माइनस 4 3 12 ना बटे 12। तो d बराबर कितना? 6 2 8 8 1 9 1 10 माइनस 108 का मार बटे 12। तो 108 का मार लोगे प्लस 108 हो जाएगा ना, तो 12 9 100। तो d बराबर कितना आया? ना ये क्या हुआ? इन दी गई दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो बस ये फार्मूला याद होना चाहिए, इसी फार्मूले का काम है। तो ठीक है, आप समझ में आया ना? आप कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं, देखो पहली भी रेखा दिया है और ये दूसरी रेखा दिया है, पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखो एक क्वेश्चन अच्छा है ना, आप ऐसा क्वेश्चन आपको पहली बार ही मिल रहा है। इसमें क्या बोला है? बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और दोनों रेखाओं, आपको एक ऐसी रेखा का समीकरण, देखो एक रेखा का समीकरण लिखने के लिए केवल दो चीज चाहिए, एक तो वेक्टर ए और एक वेक्टर, क्योंकि वेक्टर आर बराबर ये तो होता है ना, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर, ये तो होता है। जहां पर वेक्टर ए क्या होता है? वह रेखा जिस बिंदु से जा रही उस बिंदु की स्थिति सदिश। तो आपको दिया कि रेखा किस बिंदु से होकर जा रही? 1, 2, -4। तो जब बिंदु दिया तो इस बिंदु की स्थिति सदिश यानी वेक्टर ए बराबर बता सकते हो ना, आई कैप प्लस 2 जे कैप -4 के कैप। अरे निर्देशांक पता है बिंदु का, उसकी स्थिति से लिख सकते हो ना, आई कैप जे कैप के कैप जोड़ के लिखना। तो आपको जिस रेखा का समीकरण चाहिए उस रेखा के लिए आपको वेक्टर ए मिला। अब आप केवल पता करो वेक्टर बी। वेक्टर बी का मतलब इस रेखा के दिशा में एक सदिश पता करो, इस रेखा के समांतर, समांतर का मतलब उसी की दिशा में। तो सवाल में आगे क्या बोला है कि यह जो रेखा का समीकरण चाहिए वह रेखा इस बिंदु से होकर जाता है और साथ में जो दी गई दो रेखाएं x -8 अपान 3 इक्वल टू y प्लस 19 अपान -16 इक्वल टू z -10 अपान 7, ये पहली रेखा है यानी L1 बोल दे इसे, और आपका दूसरी रेखा L2 क्या दिया है? x -15/3 बराबर y -29/8 बराबर z -5/-5। ये क्या है? इन दोनों पर लंब रेखा का सदिश समीकरण लिखिए। सदिश समीकरण यानी ये। तो अब क्या बोला कि ये जो रेखा इस बिंदु से होकर जा रहा है और साथ ही ये भी बोला कि यह जो रेखा है इन दोनों रेखा पर क्या है? लंब है। तो अगर इन दोनों रेखा पर लंब है, अगर ये दो रेखा दिया, क्या यह रेखा किसके समांतर आपको वो दिया कि नहीं दिया? अरे बोलो, जैसे यह रेखा मान लो यह है, यह रेखा मान लो यह है, तो इस रेखा के पैरेलल वेक्टर को आप b1 वेक्टर बोलते हो, इस रेखा के पैरेलल वेक्टर को आप b2 वेक्टर बोलते हो। तो यही तो b1 यहां से बना लोगे। b1 बराबर कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस -16 j कैप प्लस 7 k कैप, और वेक्टर b2 यहां से बताओगे। अरे जो नीचे लिखा रहा था ये बताता ना कि इसके समांतर है, उस समांतर सदिश का दिक् अनुपात। तो कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 8j कैप और -5 k कैप। तो ये दोनों रेखा देने का मतलब ये दोनों रेखा किसके पैरेलल है आपको वो दिया। तो अगर हमको इन दोनों रेखा के लंबवत चाहिए तो इन दोनों वेक्टर के लंब, जो इन दोनों वेक्टर का लंब होगा वही इन दोनों रेखा का भी लंब होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ आ रहा? क्यों? अरे भैया क्योंकि ये रेखा इसी तो दिशा में है और ये भी रेखा इसी दिशा में है, तो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर आप निकालो, और दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े तो आप ये पढ़े हो कि किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा उसको चलो हम बोल देते हैं वेक्टर बी। ये वेक्टर बी इसके भी लंबवत होता है और ये वेक्टर बी इसके भी लंबवत होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो दोनों पे क्या होता है? लंबवत होता है।
तो जब आपको रेखा का समीकरण दिया यानी आपको दे दिया कि दोनों रेखा किसके समांतर है, तो जब इन दोनों रेखा के समांतर सदिश पता चला तो दोनों रेखा पर लंब चाहिए, यानी दोनों वेक्टर पर जो लंब होगा वही तो इस रेखा दोनों रेखा पर भी लंब होगा। बात समझ आ रहा है? अरे दोनों इस पे और इस पे, ये देखो ये जो वेक्टर है ये वेक्टर इस पे भी लंबवत है और ये वेक्टर इस पे भी लंबवत है, तो देखिए ये वेक्टर इस दोनों रेखा पर भी तो लंबवत होगा। तो हमको क्या पता चला, इन दोनों रेखा के लंबवत सदिश पता चल जाएगा। और आपको बोला है कि ये रेखा इसी दिशा में होना चाहिए, यानी इसकी दिशा में आपको सदिश दे दिया। और रेखा का समीकरण निकालने के बस यही दो ही चीज चाहिए, पहला उस पे एक बिंदु और दूसरा वह रेखा जिसके समांतर हो, तो समांतर यहां से पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में बोला है कि यह जो रेखा है इन दोनों पर क्या है, लंब है। यह रेखा इन दोनों पर लंब है, तो यानी इन दोनों का जो लंब डायरेक्शन है वह इसी का तो दिशा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको दिया है वेक्टर ए बराबर ना, दिया है क्या, वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, क्योंकि दिया की रेखा इस बिंदु से होके जा रही है, तो आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे तो आपको वेक्टर ए मिला। और वेक्टर बी कैसे निकालोगे, वेक्टर बी क्या आ जाएगा, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो जहां वेक्टर b1 कितना है, ये जो जिसके समांतर है 3i कैप माइनस 16 j कैप प्लस 7k कैप, और वेक्टर b2 क्या है 3i कैप प्लस 8 j कैप और माइनस 5k कैप। तो बस आप वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कर लो। तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां पर क्या रीजन, क्यों ऐसा लिखियो, दिया है रेखा दी गई दोनों रेखाओं पर, दी गई दोनों रेखाओं पर क्या है, लंब है। तो जब हमको एक ऐसा सदिश चाहिए जो दोनों पर क्या लंब हो, तो ऐसा करने के लिए उन्हीं दोनों का क्या कर देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बस क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, वेक्टर बी बराबर कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई है जे कैप के कैप, फिर गुणांक 3 माइनस 16 प्लस 7 3 8 माइनस 5, तो वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा आई कैप, इसका गुणा इसमें माइनस माइनस प्लस 16 25 80 माइनस 8 7 56 माइनस जे कैप ये छूटा, इसका गुणा इसमें 5 3 15 माइनस 7 3 21 प्लस के कैप ये छूटा 8 3 24 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 16 3 48, तो कितना आ जाएगा वेक्टर बी बराबर 80 में से 56 24 आई कैप और 5 1 6 और 2 1 3 और माइनस माइनस प्लस 36 जे कैप, फिर प्लस 8 4 12 4 2 6 7 72, ठीक है, ये आपको क्या मिला वेक्टर बी। तो बस रेखा का समीकरण क्या होता है, क्योंकि रेखा का सदिश समीकरण, कैसा समीकरण, सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो दिस इंप्लाई ये किसने के बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए तो आपको पता ही है ना, ये दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी का वैल्यू आपने पता किया 24 आई कैप प्लस 36 जी कैप प्लस 72 के कैप, ठीक है। लिखने के लिए आप थोड़ा और डिटेल लिख सकते थे, पहले रेखा का समीकरण लिखते फिर आप वहां से b1 बताते, फिर रेखा का समीकरण लिखते फिर आप वहां से b2 बताते, ठीक है। 12 कॉमन लिया, 12 कॉमन लेके लैम्डा की जगह हटा दिया होगा ना, तो सुनो देखो आंसर में क्या किया होगा, 12 कॉमन ले लिया होगा, जब 12 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना, जैसे यहाँ पर देखो 12 कॉमन ले तो 12 लैम्डा हो जाएगा, 12 दूना 24 2 आई कैप प्लस 12 3 आई 36 एक है और 12 72 कितना के कैप 6 के कैप और 12 लैम्डा, ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं क्या, म्यू बोल दो, ठीक है। तो आपका फिलहाल आप इस पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन कॉमन करके छोड़ोगे और बेस्ट रहेगा, तो आप ये भी यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, तो फिर इस प्रकार विविध प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आपका ये पूरा प्रश्नावली यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला प्रश्नावली रैखिक प्रोग्रामन कल से स्टार्ट करेंगे। फिर आज बस करते हैं, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।